बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और अगेन थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया कि मैं फर्टिलाइज़र सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह से पहले हमने शुगर सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर और बाकी सेक्टर्स पे बात की, इसी तरह फर्टिलाइज़र सेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्या है, एक कंप्रीहेंसिव एनालिसिस उस पर देना है कि वो उसकी किस तरह से प्रोडक्शन होती है, सप्लाई चेन किस तरह से है, फिर उस पर टैक्सेस किस तरह से पे किए जाते हैं, एफबीआर के क्या इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी कैसे देती है। आज टोटल जो इसका एनालिसिस होगा, कंप्रीहेंसिव एनालिसिस होगा फर्टिलाइज़र सेक्टर का, वो हम करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझेंगे। लेकिन अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो जो हमारी प्रेजेंटेशन है, इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले तो हम टर्म ऑफ रेफरेंस बताएंगे क्या होगा, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा कि ये जो हमने रिसर्च की है बेसिकली पीछे क्या क्वेश्चन था, क्वेरी हमारी क्या थी, क्यों हमने रिसर्च करना चाहिए, ये चीज़ बताई जाएगी। फिर रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि मैं आपको रिसर्च के सेक्शन में मेथडोलॉजी बताई थी कि हमारी डायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट होगी, डाटा सेकेंडरी होगा, प्राइमरी होगा, ये सारी चीज़ें भी इसमें बताई जाएंगी। फिर उसके बाद स्कोप ऑफ प्रेजेंटेशन बताया जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस मेथड क्या है कि ये प्रोडक्ट जो बनती है, जो भी फर्टिलाइज़र की प्रोडक्ट एक तैयार होती है, एक बैग उसमें कॉस्ट क्या आती है और उसकी प्राइसिंग मेथड क्या होता है, प्राइस किस तरह से चार्ज की जाती है। फिर सेक्टर्स के डायनामिक्स क्या हैं और इश्यूज़ क्या हैं, इस पे बात की जाएगी। फिर शेयर इन इकोनॉमी होगा, द टैक्स पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूशन के टोटल इकोनॉमी में फर्टिलाइज़र सेक्टर का कितना शेयर है और इसके अलावा ये जो है टैक्स के हवाले से कितनी कंट्रीब्यूशन है। फिर ये जो फर्टिलाइज़र सेक्टर का पूरा जो बिज़नेस ऑपरेशन है वो बताया जाएगा कि ये किस तरह से पूरा बिज़नेस ऑपरेशन चलता है। और फिर उसके बाद स्टेप टेकन बाय एफबीआर टू स्टॉप द लीकेज ऑफ टैक्सेशन के लिए जो एफबीआर ने स्टेप्स लिए हैं वो बताए जाएंगे। फिर एक्सटेंड टू लिटिगेशन इन्वॉल्व्स, किस चीज़ों पे लिटिगेशन इन्वॉल्व होती है वो स्पेसिफिक तो नहीं बताया जाएगा, लेकिन कोशिश की जाएगी कि वो बताया जाए कि इस चीज़ों को ज़रा अवॉइड करें और इस चीज़ों को कैसे चेक किया जाए ताकि लिटिगेशन से ज़रा परहेज़ किया जाए। और फिर रीजनल कंपैरिजन ऑफ टैक्स पॉलिसीज़ एंड गैप्स की बात की जाएगी कि पाकिस्तान का दूसरे रीजन्स के साथ, हमारा जिस रीजन में हम हैं, बाकी कंट्रीज़ के साथ, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह के साथ इसका कंपैरिजन किया जाएगा। देन इश्यूज़ रिक्वायर्ड टू इमीडिएट एक्शन, फिर जो मैं समझता हूँ कि ये इश्यूज़ हैं जिसकी इमीडिएट एक्शन लेके इनको ठीक होना चाहिए। देन प्रपोज्ड लीगल प्रोसीजरल एंड रेवेन्यू अमेंडमेंट्स जो हैं वो बताई जाएंगी कि क्या लीगल और रेवेन्यू अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं जिसकी वजह से ये फर्टिलाइज़र सेक्टर जो बेहतर परफॉर्म कर सकता है एफबीआर के रेफरेंस से। अगर हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा जिसमें ओवरव्यू ऑफ द सेक्टर बताया जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग मेथड बताया जाएगा। फिर इसके बाद शेयर इन इकोनॉमी क्या है, इसका टैक्स पोटेंशियल क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, मेयर्स फिल बाय द टैक्स गैप क्या है, ये बताए जाएंगे। बिजनेस ऑपरेशन क्या होगा, फोकस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का टोटल जो है वो बताया जाएगा क्या है। स्टेप्स टेकन बाय एफबीआर टू स्टॉप द टैक्स लीकेज बताया जाएगा। लिटिगेशन के हवाले से इशू रिक्वायर्ड टू इमीडिएट एक्सेप्ट प्रपोजल्स और सिनेप्सिस फॉर इम्पोर्टेंट केस स्टडी है, लेकिन केस स्टडी हम इसमें क्योंकि स्पेसिफिक सेक्टर और स्पेसिफिक यूनिट्स की है तो इसलिए उसको मैंने बीच में से मेरे पास मेरी स्टडीज़ में है, लेकिन मैंने इस प्रेजेंटेशन में से एक्सक्लूड कर दिया गया है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे इस रिसर्च की वजह से। तो अब अगर हम रिसर्च क्वेश्चन की बात करें, कोई भी रिसर्च जो स्टार्ट होती है वो एक रिसर्च क्वेश्चन से होती है। सबसे पहले मैंने इस पे काफ़ी मेरे लेक्चर्स हैं, रिसर्च का जो सेक्शन है उसमें काफ़ी लेक्चर्स हैं कि जो भी रिसर्च आपने कोई भी इनिशिएट करनी है तो उसके लिए पहले एक रिसर्च क्वेश्चन होगा। उस रिसर्च क्वेश्चन से फिर आपका आगे आप किसी में पहले कोई फाइंड करेंगे, गैप फाइंड करेंगे, उस गैप के रिलेटेड आपका एक रिसर्च क्वेश्चन होगा, देन रिसर्च स्टार्ट होगी। तो इसके लिए हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू टैक्स incentives and subsidies affect the fertilizer pricing,
प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड मार्केट कंपटीशन के टैक्स के जो इंसेंटिव्स और सब्सिडी हैं वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं फर्टिलाइज़र प्राइसिंग को, प्रोडक्शन को, कैपेसिटी को एंड मार्केट कंपटीशन को। और दूसरा हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोटेंशियल टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म्स दैट कैन इन्हांस द रेवेन्यू कलेक्शन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कंप्रोमाइज़ किए बगैर क्या इनिशिएटिव्स लें कि पॉलिसी और रिफॉर्म्स बनाएं कि जिससे रेवेन्यू कलेक्शन इन्हेंस हो सके। तो ये थे हमारे दो रिसर्च क्वेश्चन और इन्हीं की बेस पे अब हम अपनी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। तो रिसर्च का आपको पता है कि रिसर्च मेथडोलॉजी होती है कि हम इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक मिक्स मेथड अप्रोच होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव जो होती है वो इंटरव्यू बेस, सर्वे बेस इस तरह से होती है। क्वांटिटेटिव जो होती है वो डाटा के बेस पे, नंबर्स की बेस पे की जाती है, जिसमें हम हमारे पास मोस्टली सेकेंडरी डाटा होता है और उसमें उसकी बेस पे हम करते हैं। और बाज़ औक़ात ये दोनों को मिक्स करके एक मिक्स मेथड यूज़ किया जाता है, ये भी रिसर्च का एक मेथड है, तो हम उसको मिक्स मेथड रिसर्च भी कहते हैं। कि तो ये हमारी जो है वो मिक्स मेथड होगी, क्योंकि इसमें हमने क्वालिटेटिव भी यूज़ किया होगा, क्वांटिटेटिव भी यूज़ किया होगा। तो जो हमारा प्राइमरी डाटा हमने इसमें कलेक्ट किया है वो इंक्लूड द सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लिए कुछ लोगों से जो इस सेक्टर के लोग थे, जो स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स में काम करते थे, उनसे सेमी स्ट्रक्चर्ड एक क्वेश्चनेयर फिल करवाया, उनसे डाटा इकट्ठा किया जो प्राइमरी डाटा था। और जो सेकेंडरी हमारा सोर्स ऑफ डाटा था वो स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स थे इन टैक्स कंट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्मेंस 2021 टू 24 तक के जो स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के, वो हमने इसमें लिए। डिटेल ऑन द रेगुलेटरी एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क इन्फ्लुएंसेस द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो ली गई। और कंपैरेटिव इनसाइट फ्रॉम रीजनल इकोनॉमीज़, जो कंपैरेटिव थी इनसाइट फ्रॉम रीजनल इकोनॉमीज़ की, सच एज इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड वियतनाम, तो इनसे भी डाटा कलेक्ट किया गया। तो ये हमारा सेकेंडरी डाटा था। तो हमारे अब जो स्टडी का स्कोप बेसिकली क्या है, स्कोप क्या है कि हमने एग्जामिन करना है कारपोरेट टैक्सेस, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ एंड सब्सिडीज़ अफेक्टिंग द फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स के हमारा स्कोप में बेसिकली, क्योंकि हम टैक्सेशन के हवाले से, मैं टैक्सेशन का स्टूडेंट हूँ और टैक्सेशन के हवाले से हम ये स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें तो बेसिक जो हमारा मकसद तो ये है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है वो मैक्सिमम किस तरह से इकट्ठे किए जा सकते हैं, सेल्स टैक्स क्या इकट्ठा हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सब्सिडीज़ जो अफेक्ट कर रही हैं फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर को, वो क्या है वो बताई जाएंगी। असेसिंग द सेक्टर्स रोल इन नेशनल टैक्स रेवेन्यू, तो ये इस सेक्टर का जो रोल है टोटल नेशनल टैक्स रेवेन्यू में वो क्या है, एंड द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स अविजन एंड गवर्नमेंट कलेक्शंस, और टैक्स अविजन कहाँ कहाँ हो रही है और इसमें गवर्नमेंट की कलेक्शंस जो हैं उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। फिर हमने करना है कि एवेल्यूएट हाउ टैक्सेशन पॉलिसीज इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन कॉस्ट, प्राइसिंग एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स कंपनी। और फिर हमने एवेल्यूएट करना है कि इसकी टैक्स पॉलिसीज जो हैं इन्फ्लुएंस क्या करती हैं ऑन द प्रोडक्शन कास्ट पे, प्राइसिंग पे और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द की फर्टिलाइज़र कंपनीज जो हमारी मेन है, जिसमें एफएफसी है, एंग्रो है, फातिमा है और एग्रीटेक है। एनालाइजिंग द FBR's measure such as digital tax monitoring, स्ट्राइकर ऑडिट एंड लिटिगेशन केसेस, इसके बारे में ये भी हमारे स्कोप में है। बेंचमार्किंग द पाकिस्तान फर्टिलाइजर टैक्सेशन विद इंडिया, बांग्लादेश एंड वियतनाम टू आइडेंटिफाई पॉलिसी गैप एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो हमने इसका ये भी चेक करना है कि इंडिया के साथ, बांग्लादेश और वियतनाम के साथ हमारा कंपैरिजन क्या बन रहा है, वो किस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं और हम किस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट है टोटल। तो ये भी हम पॉलिसी गैप क्या है अगर है तो वो हमने चेक करना है, ये हमारे स्कोप में है। प्रपोजिंग टैक्स रिफॉर्म्स, और फिर स्कोप में हमारे है कि हमने टैक्स रिफॉर्म प्रपोज करनी है टू इनहेंस द कंप्लाइंस, रेवेन्यू जनरेशन एंड इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी वाइल इंश्योरिंग द अफोर्डेबिलिटी ऑफ फार्मर्स, के फार्मर्स की अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक किस तरह से उनको सस्टेनेबल पहुंच सके ये फर्टिलाइज़र्स, ये भी हमारे स्कोप में है।
तो अब हम पहला जो इसका टॉपिक है, इंट्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसिंग मेथड, शेयर इन इकोनॉमी एंड कंट्रीब्यूशन इन टैक्स एंड टैक्स गैप, इस पे पहली बात अब हम करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसके कुछ पार्ट बना लें ताकि आपकी इंटरेस्ट ना हो और हर पार्ट की एक अलहदा से हम वीडियो बना दें, कोशिश यही करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या चलता है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें और ओवरव्यू की बात करें तो हमारे पास जो कॉर्नस्टोन ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर ड्राइवन इकॉनमी, क्योंकि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर ड्राइवन इकॉनमी है उसमें बड़ा अहम किरदार है फर्टिलाइज़र्स का, क्योंकि फर्टिलाइज़र जब के बगैर जो है फसलें अच्छी नहीं हो सकती, उसकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो सकती। तो इसमें ये प्ले अ वाइटल रोल इन एनहेंसिंग द फूड सिक्योरिटी। पहली बात तो ये है कि ज़रूरत पहली फूड सिक्योरिटी की होती है, उसको इनहेंस करती है, प्रोडक्शन बढ़ाती है गंदम चावल इसकी, जिससे फूड सिक्योरिटी हमारी होती है, या वेजिटेबल्स की। एंड इनहेंसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है, जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो हम अपने टोटल पॉपुलेशन को खुराक प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स द कंट्रीज प्रीडोमिनेटरी एग्रेरियंस पॉपुलेशन, तो जो हमारी एग्रेरियन पॉपुलेशन है उसको बहुत बड़ी इसकी सपोर्ट है और यकीनन है। प्राइमरी फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द यूरिया, डीएपी, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, तो हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा ये जो होती हैं प्रोडक्शन, जो डीएपी है, नाइट्रोजन है, फास्फोट है, इन पे होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं और उसमें सब्सिडीज़ क्या दी जाती हैं। इसमें इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा कि मोस्टली पूरी की पूरी सब्सिडी ही दी जाती है ताकि किसान को इजी अवेलेबल हो जाए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, सब्सिडीज़ क्या हैं, एंड गैस सप्लाई अवेलेबिलिटी, क्योंकि मेजर इनपुट जो इसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर में वो गैस का होता है, गैस इसमें मेजर इनपुट होता है, तो इसलिए उसकी सप्लाईज़ का भी ख्याल रखा जाता है। एंड क्रूशियल रोल ऑफ इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, तो जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसका भी ख्याल रखा जाता है कि वो सस्टेनेबल भी रहे और किसान को बर वक्त खाद भी पहुंचती रहे। डिस्पाइट चैलेंजेस सच एज द फ्लक्चुएटिंग ग्लोबल प्राइसेस, ये भी चैलेंज है कि ग्लोबल प्राइसेस जो फ्लक्चुएट हो रही हैं, एंड एनर्जी शॉर्टेज जो हो रहा है, द सेक्टर कंटिन्यू टू इनोवेट इनहेंसिंग द स्टेबल सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर पाकिस्तान एग्रीकल्चर नीड्स, तो इस चीज़ के चैलेंजेस को भी देखा जाएगा। अब अगर हम बात करें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग मेथड इसका क्या होता है, तो प्रोडक्शन कास्ट में सबसे पहले तो इसका द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इन पाकिस्तान डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर्स। कौन कौन से हैं? नंबर एक उसमें रॉ मटेरियल होता है, एक फैक्टर तो इसका। दूसरा ये है एनर्जी प्राइसेस हैं, जो एनर्जी चलाने के लिए इसके है। फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ जो हैं इनका है, और उसके बाद है इंपोर्ट डिपेंडेंसी, कि हमने बहुत सा मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है इंपोर्ट जो चीज़ें करनी होती हैं वो भी डिपेंडेंसी होती है। तो ये मेन जो उसके कॉस्ट के फैक्टर्स होते हैं। तो अब हम अगर नेचुरल गैस सर्व्स एज अ प्राइमरी फीड स्टॉक, क्योंकि नेचुरल गैस जो है मेन, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेन जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में नेचुरल गैस जो आती है वो मेन चीज़ होती है फॉर प्रोडक्शन फॉर द नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, मेकिंग अ गैस प्राइस सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो वो गैस की जो प्राइसेस होती हैं वो उसका एक अहम किरदार होता है, क्योंकि मेन इनपुट उस चीज़ का होता है। तो जितनी गैस की प्राइस होगी उतनी ज़ाहिर है उसकी प्राइस फिर बढ़ेगी। अगर हम बात करें तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द यूरिया स्टैंड्स एट अप्रॉक्सीमेटली पाक रुपी 5000 रुपीज़ यूरिया को जो है ना वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ती है पर 50 kg बैग, यानी कि एक बैग जो है 50 kg का, उसके लिए 5000 रुपये जो है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कर पड़ती है। वेयर एज द गवर्नमेंट सेट्स द सब्सिडीज प्राइस एट पाक रुपीज़ 4785 पर बैग। तो इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी सेट कर देती है कि 4785 रुपये। मीन ये है कि 4785 रुपये, तो बाकी जो उसको कास्ट पड़ती है फिर 215 रुपये वो पड़ती है। इन 2025 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एलिमिनेट द सब्सिडी एज IMF डिमांडेड। अब IMF डिमांड कर रहा है कि नहीं जी, ये आप इतनी सब्सिडी ना दें, क्योंकि प्रोडक्शन के जितनी कॉस्ट है उतनी आप सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये आप जो है ना सब्सिडी ना दें। अब ये है कि सब्सिडी का जो इशू अगर नहीं दी जाती तो वो उसकी कॉस्ट क्या बनेगी और किस तरह से बढ़ेगी।
अब हम लोकल वर्सेस इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करें तो हमारे पास जो हमने जो ईयर्स कंपैरिजन किए उसमें 21 टू 24 किया। अगर हम लोकल प्राइस पर केजी जो पर 50 केजी बैग की है वो है 1500 रुपीज़, और इंटरनेशनल प्राइस जो है वो पाक रुपये के इक्विवेलेंट करें तो हम वो 2800 रुपीज़ मिलती है। तो एक्सचेंज रेट जो है यूएसडी बल्कि अगर 160 हम काउंट करते हैं तो इसमें सब्सिडी जो है वो बनती है 1300 रुपये। तो जो परसेंटेज ऑफ टोटल प्राइस का 46% थी। अब 21 में क्योंकि डॉलर का रेट कम था, अब जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है तो वो इसमें ऑलमोस्ट अब भी वो सब्सिडी तकरीबन 24 में जब 300 का हो गया डॉलर तो तब भी इतनी थी। तो 40, 45, 30% और 45% ये हमारी सब्सिडी है जो ईयर वाइज दी जा रही है। अब हम सेक्टर्स के जो डायनामिक्स हैं, सेक्टर डायनामिक्स की बात करें तो पहली बात तो ये है कि रिवाइलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कंपिटिटर्स। ज़ाहिर है जो कंपिटिटर्स हैं उनमें रिवाइलरी है, वो हमेशा होती है। जो कंपिटिटर और कोई अपना अच्छा परफॉर्म करना चाह रहा है तो जब एक मार्केट में शेयर स्पेसिफिक है तो वो शेयर छीनने के लिए वो कंपिटिटर को कुछ थोड़ा सा रिवाइलरी दिखानी पड़ती है। द एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मेनली हैज़ 5 बिग प्लेयर due to which it can be termed oligopolitical in nature. The three companies although share in the same product that is यूरिया। तो ये क्योंकि मेन 5 प्लेयर हैं तो ज़ाहिर है उनकी आपस में ये करेगी को एक दूसरे की प्राइस गिराने में, अपना मेजर शेयर लेने में करेंगे, तो वो हमेशा से चलता है और हर सेक्टर में होता है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस the threats of new players in the market is low due to the high capital requirement and the limited supply of gas। क्योंकि एक तो सप्लाई गैस की जो सप्लाई कम है, गैस नहीं है हमारे पास इतनी। दूसरा ये है कि इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अगर किसी को कभी खाद फैक्ट्री देखने का मौका मिला हो, जैसे मुल्तान जाते हुए खाद फैक्ट्री की पहले ही बिल्डिंग नज़र आनी शुरू हो जाती है, या शेखुपुरा जाते हुए तो रहीम जहाँ किसी ने अगर ऐसे देखी हुई है खाद फैक्ट्री तो आपको वो नज़र आ रहा होगा कि एक बहुत बड़ा सेटअप होता है। तो वो बहुत बड़ा सेटअप लगाने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़रूरत होती है। और फिर उसमें लिए मेन ये है कि अब क्योंकि गैस हमारे पास लिमिटेड है तो गैस की सप्लाईज भी नहीं है, इसलिए वो ईजी नहीं है। थ्रेट टू सब्सिट्यूट प्रोडक्ट। अब सब्सिट्यूट प्रोडक्ट का क्या थ्रेट हो सकता है? देयर इज़ नो सब्सिट्यूट फर्टिलाइजर एज सच, देयर फॉर द थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट कैन बी टर्म्ड एज लो। तो इसमें यह है कि सब्सिट्यूट भी इसका नहीं है फर्टिलाइजर्स का, क्योंकि मेन गैस इसका मेजर इनपुट है, गैस से आए तो वो किसान करते हैं अपने लेवल पे थोड़ा सा वो जो हाइब्रिड करने की कोशिश, उसके ऑर्गेनिक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें फिर वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती। या जो जानवरों का वेस्ट जो है उसको यूज़ करते हैं जब, तो उससे भी वो उतनी इन्हेंस नहीं होती या क्वांटिटी उतनी नहीं होती जिस तरह से खाद से फ़ायदा लिया जा सकता है। अगर हम 4 में बारगेनिंग पावर ऑफ द बायर, बायर की बारगेनिंग पावर जो है हैव अ लिमिटेड कंट्रोल ओवर द प्राइसेस ऑफ द फर्टिलाइजर। जो बायर है उसको तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बेचारे को मिल ही नहीं रही होती, लाइनों में लगे होते हैं और खाद मिल नहीं रही होती, तो उसने बारगेनिंग क्या करता है उसकी, तो ये है कि वो बाज़ औक़ात बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो उसको ब्लैक में मिल रही होती है, प्राइसेस ज़्यादा में मिल रही होती है, लेकिन जो बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर है उसके हवाले से वेरी हाई है एंड कैन ईजिली चेंज द प्राइसेस एंड चेंज द गैस प्राइसेस आर करेंसी फ्लक्चुएशन। क्योंकि सप्लायर लिमिटेड है, 5 टोटल मेजर प्लेयर हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से जब चाहते हैं प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं तो अपनी प्राइस बढ़ा लेते हैं, लेकिन बायर की इस पर कैपेसिटी कम है। तो हम अगर इस सेक्टर के क्या क्या इश्यूज़ हैं, अगर उन सेक्टर्स के इशू की बात की जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? कंपटीशन फ्राम importing fertilizer is one to rise the especially from the urea where the production cost is comparatively low as China। के इसमें ये एक प्रॉफिटेबिलिटी का इशू में ये हो जाता है कि जब इंपोर्ट की जाती है तो वो चाइना से जो इंपोर्ट होगी उसकी कॉस्ट लो होती है, तो ये एक प्रॉफिटेबिलिटी, अगर वो ज़्यादा कमाते हैं तो फिर बाहर से इंपोर्ट ज़्यादा हो जाती है। सर्वाइवल क्या है? इंपोर्टेड डीएपी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट्स आर द मेजर थ्रेट्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ मरी गैस लाइन्स वर्सेस SNGPL। इसी तरह काउंटरफेटर फर्टिलाइज़र क्या है? देयर इज़ अ organized market which is involved making and selling a fake fertilizer or brand name in the reputation of the company। ये एक बहुत बड़ी काउंटरफेट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि
फेक जो खाद बनती है, जो बेसिकली 2 नंबर आप कह सकते हैं उसको, जब फेक होती है उसमें वो मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिससे ये जो फार्मर्स हैं उनका बहुत नुकसान होता है। अब क्या करते हैं कि वो जब शॉर्टेज होती है खाद की, तो वो 2 नंबर खाद जो है मार्केट में बहुत बननी शुरू हो जाती है। अब उसमें ज़ाहिर है मेजर इनपुट्स नहीं होते, वो चीज़ नहीं होती। अब वो लोग फसलों में डालते हैं, कॉस्ट तो वो पूरी लगाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो फसल अब प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि उसमें वो इनपुट्स ही नहीं है जो खाद के ज़रूरी होते हैं, वो चीज़ें ही नहीं, इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है, तो वो नहीं होती। तो इस तरह से फार्मर से जो है ये जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने वाले हैं, गलत खाद बीज वाले हैं, ये बहुत पैसा कमा जाते हैं, और इस पे भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए तो ये हाई कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एग्जांपल प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी विच इज़ द हेल्पफुल टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल इश्यूज एज वेल एज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स पर एकड़। तो ये जो है इसमें टेक्नोलॉजी का हाई कॉस्ट यूज़ होती है। अगर हम शेयर इन इकोनॉमी की बात करें और टैक्स पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूशन की बात करें कि टैक्स का टोटल पोटेंशियल क्या है और इकोनॉमी में उसका शेयर कितना है, तो पॉलिसी गैप मेजर्स क्या है। पाकिस्तान प्रोवाइड्स अ सब्सिडी एंड अ टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड द सब्सिडी फर्टिलाइजर्स फॉर एग्रीकल्चर। इट नीड्स टू शिफ्ट विद द DBT system like the India and its midst of such incentives एंड सब्सिडीज़ के इसका डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो किसान तक पहुंचाने के लिए इंडिया की तरह का होना चाहिए ऐसा कोई सिस्टम। तो ये एक प्रॉब्लम है कि सब्सिडीज़ में वो इंसेंटिव जो है वो और कोई ले जाते हैं। द रोल ऑफ मिडल मैन नीड्स टू बी कर्ब्ड एज दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर holdings and then supplying the higher rate incentives like Sona Center by FFC needs to be done to monitor by the government for easy availability of the fertilizers as well as to stop the tax leakage। जैसे कि ये मैंने बताया है कि अब सब्सिडी जो दी जाती है तो वो जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो ज़्यादा सब्सिडीज़ खा जाते हैं। अब उसका बेनिफिट जो किसान को पहुंचना होता है वो किसान को पहुंचता ही नहीं है। तो इस तरह जैसे एफएफसी का सोना सेंटर है जिससे डायरेक्ट किसान के पास जाएगी, तो वो अगर इस तरह का प्रोसेस हो तो वो उससे किसान को फ़ायदा हो जाएगा। अंडर रिपोर्टिंग एंड टैक्स एविजन रिमेन्स अ की चैलेंजिंग इन द फर्टिलाइजर सेक्टर्स through the price shifting example regular audit including the forensic audit and complete track of the supply chain is the necessary। टैक्स एविजन बाकी सेक्टर्स की तरह इसमें भी होती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसका फोरेंसिक ऑडिट किया जाए और इसके रेगुलर ऑडिट हो, जिससे वो टैक्स एविजन जो है वो रोकी जाए। पाकिस्तान इज़ द 5th मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 36.43 इज़ एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर। क्योंकि पाकिस्तान पॉपुलेटेड कंट्री है और माशाल्लाह ज़रखेज़ है, इसमें एनवायरनमेंट भी अच्छे हैं, तो इसमें 36% पीपल्स जो हैं वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर है उनको वो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी। दी सेक्टर सपोर्ट्स ओवर 500,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब। तो इस सेक्टर ने तकरीबन 500,000 जॉब्स दी हुई हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैन्युफैक्चरिंग से लेके सप्लाई चेन तक, टोटल इसमें इस तरह से हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो कंट्रीब्यूट अबाउट 24% ऑफ द जीडीपी जो एग्रीकल्चर सेक्टर करता है, तो इसका मेजर जो है ये इसमें कंट्रीब्यूट करता है। पाकिस्तान फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट 3% ऑफ जीडीपी। तो इस तरह से टोटल जीडीपी का 3% जो है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो करती है, पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूशन। पाकिस्तान फर्टिलाइजर्स सेक्टर प्रोड्यूसेस अराउंड 6 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ यूरिया एनुअली अगेंस्ट द लोकल डिमांड ऑफ 5.8 to 6.2 मिलियन मेट्रिक टन। आलमोस्ट वो पूरी जो है उसके मुताबिक वो प्रोडक्शन उसकी हो जाती है। फर्टिलाइजर सेक्टर कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 76.5 बिलियन पाक रुपीज़ इन द इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस में 2024 में उन्होंने जो किया है वो 76.5 बिलियन पाक रुपीज़ जो हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं। तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट इसमें बढ़ रहा है। 2018-19 में वो 50 बिलियन था, 19-20 में 57 बिलियन हो गया, और 21 में इसी तरह से इसका ग्राफिकली वो बढ़ रहा है, और 2023 और 4 में जो था वो 76.5 बिलियन कलेक्शन हो गई। तो ये था हमारा पहला, जिसमें हमने इसका टोटल ऑपरेशन, उसकी मार्केटिंग और उसके बारे में बात पहले में की, इंट्रोडक्शन की बात की।
तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझे होंगे, और अगर नहीं समझ सके तो प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको आपको फिर प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो अब जो बिजनेस ऑपरेशन एंड स्टेप्स टेकन बाय एफबीआर एक्सटेंड टू द लिटिगेशंस के हैं, इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से पाकिस्तान की सेक्टोरियल एनालिसिस पढ़ते रहें, समझते रहें, टैक्स को समझते रहें, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस को समझते रहें, तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आते हैं हम सेकंड पार्ट के साथ।